तहरीक इंसाफ अब इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है उसका। जिस तरह एक दहशतगर्द की तरह पकड़ा और तोड़ फोड़ करके हाई कोर्ट के अंदर से, तो रद्द अमल तो आना ही था। मैंने तो कभी रेड लाइन का नाम लिया ही नहीं, वो तो अपने हमारे कारकुन लेते थे। तो मुज़ाकरात तो चलते रहे, लेकिन ये और बात है कि दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स कोई नहीं है। अफगानिस्तान की ख़वातीन खुद ही मेरे ख्याल में अपने राइट्स ले लेंगी। इंडिपेंडेंट उर्दू के नाजरीन को हारून रशीद का आदाब। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मारूफ सीनियर सियासतदान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान साहब के साथ, और सारी मुल्क की जो सियासत है कुछ अरसे से इन्हीं के गिर्द घूम रही है। मेरा पहला सवाल यही है कि कुछ तासुर ऐसा बन रहा है कि आप इस वक्त एक तंग गली में बंद हुए हैं। देखिए, तंग गली में वो फंसता है पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर जब उसकी वोट बैंक गिर जाता है, जब उसकी पब्लिक सपोर्ट ख़त्म हो जाती है। असल में तंग गली में इस वक्त PDM है, क्योंकि वो मुसलसल जब से हमारी हुकूमत गई थी उसमें जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं 37, उसमें से 30 हार चुके हैं। और इस वक्त के पूरी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के साथ, केयर टेकर गवर्नमेंट इनके साथ, मशीनरी इनके साथ गवर्नमेंट की, पुलिस का इस्तेमाल, PTI के लोगों को जेलों में डाला हुआ है। 1000 अंदर, 10,000 से ज़्यादा अंदर हैं, बाकी अंडरग्राउंड है, फिर भी डर रहे हैं इलेक्शन से। वजह इसकी इनका वोट बैंक नीचे गिर गया। PTI पाकिस्तान की अब सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा वोट बैंक है। तो या तो ये फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने, मार्शल लॉ लग गया, या होगा कि इलेक्शन होने हैं। जब भी इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह PTI जीतेगी। लेकिन आप जो एक पॉइंट एजेंडा, जब आपकी हुकूमत ख़त्म हुई तो अर्ली इलेक्शंस आप चाह रहे थे, लेकिन साल से ज़्यादा अरसा होने लगा है, आप भी उसमें कामयाब नज़र नहीं आ रहे। तो उसकी क्या वजह है? आपकी सियासत की कमज़ोरी थी, या आपकी अपनी शख्सियत का मसला है, या आपका बयानिया? इलेक्शंस तो पाकिस्तान की ज़रूरत थी और है, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं करेगी। और इकॉनमी स्टेबलाइज ना की तो पाकिस्तान वैसे ही बैंकरप्सी की तरफ चला गया और डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया, और इसका इतने बड़े नुकसान आते हैं। और वैसे भी पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा अपनी तारीख की महंगाई में डूब रही है, तो और आगे तो होप ही नहीं नज़र आ रहा। तो उसका हल तो सिर्फ इलेक्शंस था। तो इलेक्शंस तो मैं पहले दिन अपने मुल्क के लिए मांग रहा था, लेकिन जब हमने अपनी असेंबलीज रिजॉल्व की, पंजाब की और सिंध की, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि 90 दिन में इलेक्शन होने थे, लेकिन गवर्नमेंट ने 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए। और उसकी वजह, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था 14 मई को, वजह उसकी ये है कि सब घबराए हुए इलेक्शन से। अच्छा, आप 9 मई के जो वाक़यात हुए उसकी इंक्वायरी चाह रहे हैं, लेकिन क्या पुरुमीद हैं? पाकिस्तान में कितनी इंक्वायरियाँ, कभी कोई नतीजे तक पहुँची? आपकी ख़ुद हुकूमत में इंक्वायरियाँ काफ़ी हुई, लेकिन रिज़ल्ट कभी आवाम के सामने नहीं आया। देखिए, ये तो बड़ी आसान इंक्वायरी है। कई जगह जलाया गया, एक कोर कमांडर हाउस और एक रेडियो पाकिस्तान पेशावर, तो जिधर भी आग लगी मेरे ख्याल में 4-5 जगह पे लगी। तो ये कितना मुश्किल है, वहाँ CCTV कैमराज होते हैं, सेफ सिटी में ऊपर कैमराज होते हैं, ये कितना मुश्किल है पता चलाना कि किन्होंने ये जलाया था। तो इंक्वायरी तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन इसमें जो मुलव्विस अफराद थे, शुरू में जब इब्तिदा में ये वाक़यात हुए तो PTI के रहनुमाओं ने कहा ये हमारे ही लोग हैं, गुस्सा है उनका, ये है वो है। लेकिन अब आप लोग अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं, डिसोन कर रहे हैं इन लोगों को जो इसके पीछे थे। पुरअमन एहतजाज करना तो हमारा आइन हमें हक देता है। पुरअमन एहतजाज, अगर मुझे फ़ौज ने जिस तरह उठा के लेके गए वहाँ से गैर कानूनी तौर पे, और जिस तरह एक दहशतगर्द की तरह पकड़ा और तोड़ फोड़ करके हाई कोर्ट के अंदर से, तो रद्द अमल तो आना ही था। लेकिन हमारा हमेशा रद्द अमल, PTI का हमेशा पुरअमन एहतजाज हुआ है। पुरअमन एहतजाज अगर कहीं भी करते, किसी भी GHQ के सामने, तो वो तो करना, वो तो कोई जुर्म नहीं है, वो तो आइन हमें इजाज़त देता। तोड़ फोड़ करना, अंदर जाके जलाना, इसके तो पहले दिन से हम सब मजम्मत कर रहे हैं। और आप कोर कमांडर घर के बाहर देख रही हैं कि हम डॉक्टर यास्मीन, हमारी जो सेंट्रल पंजाब की प्रेसिडेंट है, वो बार बार लगी हुई है कि अंदर नहीं जाना किसी ने। तो ये हमारी पार्टी की तो पॉलिसी नहीं थी। अब मॉब जब बन जाता है, उसमें से किसने किया, किसने जानबूझ के किया,
क्योंकि इसने मौका दे दिया गवर्नमेंट को कि एक पूरा क्रैकडाउन कर दे तहरीक इंसाफ पे। तो जो 4-5 जगहों पे नहीं थे, या मसलन कोर कमांडर के घर, अब कराची के लोग, सारी जो बाकी पाकिस्तान, उनका क्या कसूर था कि उनको पकड़ जेल में डाल दिए? तो ये तो पहले से तैयारी की हुई थी। अभी जो आप कह रहे हैं 10,000 का फिगर दे रहे हैं कि आपके कारकुन गिरफ्तार हैं, हमने बहुत सी कोशिश की, हमारे रिपोर्टर पिछले 2 दिन से लगे हुए हैं कि उनमें ख़वातीन की तादाद कितनी है, तो वो अभी तक हमें नहीं मिली। कोई 7 कह रहे हैं, कभी 10 कह रहे हैं, बताते ही नहीं है। हाँ, तो आपका ये 10,000 का फिगर कहाँ से? हमारा जो टोटल 10,000 है फिगर, वो हमारे लोगों से आ रहा है। हमारे जो हमारे पहले तो सारी सीनियर लीडरशिप पकड़ ली इन्होंने, फिर सारे पाकिस्तान से लोग पकड़ रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ का उसको पकड़ रहे हैं। तो हमारे तो लोग अब गायब हो गए हैं सारे। तो हमारा अंदाज़ा है इन्होंने टोटल 23,000 लोगों की बनाई हुई है लिस्ट तहरीक इंसाफ की, जिसमें से हमारा अंदाज़ा है कि 10,000 पकड़ लिए। लेकिन ये कई जगह तो मिलने नहीं देते वकीलों को। उसके बाद फिर कोई शनाख्त परेड होती है, वो शनाख्त परेड ही नहीं होती। वो अदालत कहती है क्या निजी हमने शनाख्त परेड ही नहीं किया, इतने ज़्यादा लोग हैं हम कर। तो ये तो एक टोटल फैशिज्म है। लेकिन आपकी अपनी पार्टी पे भी कुछ इस तरह का तासुर है कि आप इन लोगों की रिहाई या उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। क्या कुछ कर रही है पीटीआई उनके लिए? मुसलसल हम अपने वकीलों से, जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी ड्यूटियां लगाई हुई हैं इनको रिहा करने के लिए। लेकिन कई जगह ये मिलने ही नहीं देते। अच्छा, कई जगह इन्होंने पकड़े हुए हैं लेकिन उनके ऊपर FIR नहीं काटी। इन्होंने नामालूम अफराद के नाम पे उनको अंदर डाल दिया है और उनके ऊपर वो फर्द जुर्म भी नहीं लगा रहे। कईयों के ऊपर तो दहशतगर्दी कर देते। तो यानी ये एक प्लान मंसूबे से पीटीआई को क्रश करने की कोशिश की है। लेकिन आपने जो रेड लाइन डिक्लेयर किया था अपनी गिरफ्तारी को, डू यू थिंक दैट वाज अ वाइज डिसीजन? मैंने तो मतलब गिरफ्तारियां तो सियासतदान होते रहते हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। मैंने तो कभी रेड लाइन का नाम लिया ही नहीं है। वो तो अपने हमारे कारकुन लेते थे। वो क्यों लेते थे? क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पे मुझे गिरफ्तार एक दफ़ा बनी गाला करने आए थे। पब्लिक को पता चल गया, इन्होंने एकदम वारंट निकालो और आने लगे थे, तो पब्लिक इकट्ठी हो गई वहाँ। तो उनको पता था कि गैर कानूनी तौर पे। फिर जब मुझे गोलियाँ लगी तो उसके बाद कौम के अंदर ये खौफ हो गया, हमारी पार्टी के लोगों के अंदर, कि ये मुझे फिर से कत्ल करेंगे। और उनका ख्याल था कि ये मुझे जब जेल में इस तरह जान के पकड़ के, यानी गैर कानूनी तौर पे ले जाना चाहते हैं, तो फिर से कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इसका ये मतलब है कि रेड लाइन है कि अगर आपने इससे ये जो गैर कानूनी तौर पे या ये जो प्लान बनाया हुआ है इसको हटाने का रास्ते से, क्योंकि इनको तो वाज़ेह है ना, इन्होंने तो ओपनली कहते हैं कि इमरान खान को हमने इलेक्शन नहीं लड़ने देना, उसके ऊपर हमने रेड लाइन कर दी है। तो इसलिए इसका उसके रद्द अमल में भी आता है कि हमारी रेड लाइन है। ये जो लीडर अब एक एक करके आपके छोड़ के जा रहे हैं, आपसे उनकी कोई बात हुई? क्या पस मंज़र क्या है, पीछे दबाव किस किस्म का है कि चंद दिन जेल में रहते हैं फिर आ जाते हैं? और शदीद दबाव है। किस किस्म? हर किस्म के ऊपर। कईयों पे ज़्यादा डाला इन्होंने, जिन्होंने आखिर में हाथ खड़े कर दिए। कईयों पे इतना ज़्यादा दबाव नहीं था, लेकिन वो थोड़े से थे। लेकिन आप ये देखेंगे जो इतने दबाव के बावजूद, अब मैं पंजाब के टिकट होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, उसमें से तो चंद ने छोड़े हैं। यानी सारा जिनको हमने टिकट्स दिए हैं, पता नहीं कितने, 200-300 से ज़्यादा टिकट्स दिए हैं, उनमें से 15-20 गए हैं सारे, बाकी तो सारे इंटैक्ट हैं, छुपे हुए हैं। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, इलेक्टेबल्स हैं, आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन कल होते हैं तो आपकी ताकत अभी भी इंटैक्ट है? देखें, तहरीक इंसाफ, अब इलेक्टेबल्स की ज़रूरत नहीं है उसको। सबसे बड़ा वोट बैंक है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, जिसकी वजह से डरे हुए इलेक्शन करवाते हुए। तो मुझे लोगों के आने जाने से पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता जब उसका वोट बैंक इतना बढ़ जाए, जो माशाल्लाह इस वक्त तहरीक इंसाफ का है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई एक ऐसा लीडर जिसके छोड़ने पे आपको काफ़ी दिली? मुझे जो हमारे पुराने थे उनके ऊपर हुआ तो सही कि मेरे साथ देर के थे। फिर मुझे ख़ास तौर पे शीरीन मज़ारी का पता है कि उसके ऊपर बहुत दबाव डाला गया उसकी फ़ैमिली की तरफ से। बेटी ने फिर आखिर में कहा, बेवा उसकी माँ है, तो और उसकी सेहत भी ऐसी नहीं थी, तो उसको कभी किधर जेल में जाए, कभी कहीं लेके जाए, तो उसकी तो मुझे समझ आती है कि वो बहुत कमिटेड हमारी मेंबर है, जिसको इन्होंने प्रेशर डाल के छोड़वाया। आप
मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रहे हैं कुछ दिनों से, लेकिन इस वक्त हुकूमत अड़ी हुई है कि नहीं हो सकते मुज़ाकरात। तो कोई राब्ते हैं, कोई कांटेक्ट हुआ है आपके थ्रू या सदर अलवी साहब के थ्रू, कोई इस तरह की कोशिशें? हमारे मुज़ाकरात तो मुसलसल चलते रहे हैं। ये कहना कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो गलत है। पहले जब हमारी पार्टी जब गवर्नमेंट से गई तो डॉक्टर अलवी की तरफ मैं ख़ुद बाजवा को 2 दफ़ा मिला हूँ, और हमारी फिर कमेटी थी जो मिली है उसको। तो मुज़ाकरात तो इलेक्शंस के लिए हम करते रहे। वो तो बाजवा साहब के दौर की बात है ना। तो लेकिन मैं भी बता, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कमेटी बनाओ और आपस में पीडीएम के साथ डिस्कस करो इलेक्शन। फिर हमारी कमेटी बनी, उनके मुज़ाकरात हो रहे थे। तो मुज़ाकरात तो चलते रहे हैं, लेकिन ये और बात है कि दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स कोई नहीं है, क्योंकि वो मुज़ाकरात तो वो चाहता है कि जो कोई इसका हल चाहे। अब हल इसका इलेक्शंस हैं, वो इलेक्शंस चाहते नहीं हैं। अच्छा, पार्टी पे पाबंदी का कितना इम्कान है? और वो जो कह रहे हैं कि आपको भी आर्मी एक्ट के तहत आप पे भी ट्रायल हो सकता है, इसका कितना खदशा है आपको? कह नहीं सकता, इस वक्त तो कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। इस वक्त तो आइन ना फॉलो कर रहे, ना जजेस के फैसले के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। अभी जज एक को बेल देता, उसको फिर पकड़ के जेल में, यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो ऑर्डर करते हैं इलेक्शन 14 मई को, वो गवर्नमेंट नहीं करती। तो इस वक्त तो कानून है ही नहीं ना। इस वक्त तो एक मुल्क चल रहा है ताकत के ऊपर, जो ताकतवर फैसला करता है वही हो रहा है। और ये अभी जो नया कानून पास हुआ है, सुना है कि जी शायद उससे नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो जाए और दोबारा आके इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लें, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी आप? ये आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया सिविलियंस को, तो असल में तो ये तो जमहूरियत ख़त्म हो गई ना। इसका मतलब सेमी मार्शल लॉ तो लग गया। और अब ये नवाज शरीफ को, मेरे ख्याल में ये लंदन प्लान का हिस्सा था कि नवाज शरीफ को पूरी तरह पहले पीटीआई को ख़त्म करना था और इसको बहाल करना था, इसके ऊपर केसेस ख़त्म करने थे। केपी और पंजाब असम्बली जो आप लोगों ने तहलील की प्रेशर टैक्टिक के तौर पे, आप समझते हैं अच्छा फ़ैसला था या गलत फ़ैसला था? विजन क्या थी? विजन पाकिस्तान के लिए इलेक्शंस करवानी थी, और अगर वो 90 डे के अंदर वो इलेक्शन करवा देते तो पाकिस्तान की बेहतरी थी इसमें। क्योंकि ये जो सियासी इस वक्त बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल बनी हुई है गैर यकीनी की, ये तो तबाही है मुल्क के लिए। इसमें तो इकॉनमी उठ ही नहीं सकती, वो बैठती जाएगी। तो इसका हल तो सिर्फ इलेक्शंस है। अब अगर उन्होंने आइन को फॉलो नहीं किया और इलेक्शंस 90 दिन में नहीं करवाई, जो कि आइन तोड़ दिया इन्होंने, तो इसमें अब हम तो नहीं ऐसा सोचते थे ना, हम तो आइन को सामने रख के फैसला किया था। आपने अदलिया की बात की, तो जब इलेक्शन होंगे, अब लगता तो यही है, हुकूमत शायद अक्टूबर की भी नवंबर तक बात जा रही है, तो होते हैं, तो उस वक्त अदलिया में भी बड़ी तब्दीली आई होगी। फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बन गए होंगे, तो उनके साथ आप चल पाएंगे, आप समझते हैं? आइन के मुताबिक अदलिया का अपना रोल है, एग्जीक्यूटिव का अपना है, पार्लियामेंट का अपना है। तो जो भी चीफ जस्टिस बनता है हमें तो उसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है ना, उनके खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ वो किसके कहने पे हुआ? आपके कहने पे हुआ? मेरे सामने ये पेश किया गया कि जी देखिए इनके 3 फ्लैट बाहर हैं, तो इसके ऊपर या तो इम्यूनिटी है उसको, और या फिर आप फैसला करें कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो हमने तो वो चीज़ की जो कि सबसे, कि हमने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस भेज दिया कि आप जजेस खुद ही फैसला कर लें। मुझे जो प्रेजेंटेशन की गई वो तो खैर लॉ मिनिस्टर और हमारे वो जो लॉ जानते थे उन्होंने करनी थी ना। सही। लेकिन जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि वो गेम तो मैंने तो अपनी तरफ से एक सिंपल मेरे लिए चीज़ थी कि कानून के ऊपर अगर कोई नहीं तो चले इनकी, और जुडिशरी खुद ही ट्राई कर ले। लेकिन वो गेम ऐसे बन गई कि जिस तरह के हमने कोई अदलिया के ख़िलाफ़ कुछ किया या कोई जज के ख़िलाफ़ किया है, तो वो मैंने ये बाद में सोचा कि हमारे इतने और मुश्किलात थे, हमें तो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए था अगर ये सिनारियो बनना था। लेकिन जो मुझे उसको एडवाइस दी गई थी वो ऐसे नहीं प्रेजेंट किया गया था। आप अपने आप को किस तरह का सियासतदान पाएंगे? सियासत में कहीं नरम कहीं गर्म चलना पड़ता है, लेकिन आपकी सियासत में वो स्पोर्ट्समैन वाला जारहाना फैक्टर ज़्यादा नज़र आता है। तो क्या समझते हैं कि कहीं आपको नरम होना चाहिए था 4 साल हुकूमत में, या उसके बाद जो कुछ हुआ? बिल्कुल नहीं। देखें, आप फैसला पहले करें कि आपका गोल क्या है। गोल पाकिस्तान में ये जो मैं 27 साल पहले लेकर चला था
इंसाफ की तहरीक, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस, वो जो तहरीक है वो अगर मैं ये फ़ैसला करूं कि जी इसका नरमी का मतलब ये है कि कानून से ऊपर लोग कहें जी हमने चोरी किया, हमें आप माफ़ कर दें, सिर्फ नीचे लोगों को आप पकड़ें चोरों के लिए, ये बेसिकली तो ये कह रहे हैं ना कि हम कानून से ऊपर हैं। तो वो तो मेरी जो सारा मकसद ही था पॉलिटिक्स में आने का, वही ख़त्म हो जाता है। सही। तोशाखाना वाला जो है वाक़या आपका, जब आप गवर्नमेंट में थे, तो डू यू थिंक कि अगर दोबारा हुकूमत आपको मिलती है, यू गो बैक इन हिस्ट्री और उसको आप अंडू करना चाहेंगे, या कौन सी इमरान खान ने गलती की, कौन सा कानून तोड़ा? और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब ये अदालत में जाएगा ये केस बाहर फेंका जाएगा। जिस तरह फॉरेन फंडिंग का केस बाहर फेंका गया है, उसके ऊपर हमें बड़ा कहा जी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जिस तरह अभी अल-कादर यूनिवर्सिटी है, ये केस बाहर फेंका जाएगा। मॉरली डू यू थिंक के लेना चाहिए किसी? मुझे अगर कोई प्रेजेंट मिलता है, कोई आके प्रेजेंट देता है और कानून ये कहता है कि क्योंकि मैं सरबराह हूँ मुझे ये डिक्लेयर करना चाहिए, और मैं डिक्लेयर करके कानून ये कहता है कि एक्स अमाउंट वैल्यू, जब वो तोशाखाना वैल्यूएट करता है, आप इतने पैसे दे के अगर आप रखना चाहते हैं रख लें, नहीं तो वो ऑक्शन हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि ये 70 साल से कभी किसी ने इसके ऊपर बात की है? सिर्फ बात तब की जब नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मरियम ने गाड़ियाँ मिली थी, मुझे भी गाड़ी मिली थी तोशाखाना में। वो कानून कहता है कि आप गाड़ी गवर्नमेंट में थे, आपके पास सारा रैकेट था, उनके खिलाफ उस वक्त करवाते कुछ? नहीं, केस चल रहा था, ये इन्होंने अब आके नैब में केस ख़त्म कर दिया। अगर आप हुकूमत में आते हैं तो क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत को आप वुड प्रेफर टू रिकग्नाइज देम? कि हम मगरब की तरह ना, हम पहले तो अफ़गानिस्तान को ये ना कि तालिबान हुकूमत है या गनी हुकूमत थी, हमारे लिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत है। ये तो वो कहें जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ लड़े थे 20 साल और फिर ये वो तालिबान वापस आ गए। हमारे लिए अफ़गानिस्तान की जो भी हुकूमत है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखें। जिस तरह की तालिबान की पॉलिसीज़ है ना, दुनिया भी तो उन्हीं पे ख़वातीन का जो उन्होंने वहाँ हाल किया हुआ है, मुलाजमत की इजाज़त नहीं है, तालीम के लिए नहीं छोड़ रहे। हिंदुस्तान जो मुसलमानों से कर रहा है, जो कश्मीरियों से कर रहा है, किसी बाहर के मुल्क ने उनके साथ ताल्लुकात ख़राब किए? हिंदुस्तान से डील करते हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है जो उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ किया था। कभी किसी बाहर के मुल्क ने कहा है कि वो हम उसकी वजह से नहीं मिलेंगे? भाई तालिबान अपनी, वो उनकी हुकूमत है, वो फैसला करें। अफ़गानिस्तान की ख़वातीन खुद ही मेरे ख्याल में अपने राइट्स ले लेंगी, लेकिन हम कौन होते हैं बाहर इंटरफेयर करने के? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।